धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। है गौतम
गम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मैं सन 1975 से खेती कर रहा हूँ। 1975 से आज तक मैंने कृषि में विज्ञान को दो स्वरूप से देखा है। एक विज्ञान ऐसा देखा जो विनाशक विज्ञान कहलाता है, दूसरा विज्ञान मैंने ऐसा देखा जो निर्माण का विज्ञान कहलाता है। 1975 से 1994 तक मैंने जो विज्ञान देखा वो विनाशक विज्ञान था। 1994 से आज तक मैं जो विज्ञान देख रहा हूँ वो निर्माण का विज्ञान है। निर्माण के विज्ञान में मैंने जो कृषि की वो सिर्फ निसर्ग का सहारा लेकर खेती की। 1975 से 1994 तक जो खेती की मैंने रासायनिक खाद, जहरीली दवाइयाँ, महंगे बीज, इनकी सहायता से खेती की। तो उस विज्ञान को मैं विनाशक विज्ञान कहता हूँ, क्योंकि मैंने उसे खुद जाना है। उसे जब मैंने प्रैक्टिकल में वो किया तो मैंने जाना कि वो विनाशक विज्ञान है। कैसे हुआ वो विनाशक विज्ञान? 1960 के बाद हमारे खेती में ये विज्ञान आया। रासायनिक खाद, जहरीली दवाइयाँ, महंगे बीज 1960 के बाद हमारे कृषि क्षेत्र में इन्होंने अपने पैर जमाए। ये तंत्र ज्ञान किसानों को दिया। वहीं से परावलंबन की शुरुआत हमारी हो गई, क्योंकि खेती का स्वावलंबन वहीं से हमने छोड़ दिया। और परावलंबन क्यों? कि रासायनिक खाद चाहिए हमें, तो हमें दूसरे पे डिपेंड है। हम वो रासायनिक खाद स्वयं नहीं पैदा करते, वो दूसरे से ही लेना होगा। हमें जहर उस दूसरे से ही लेना होगा। वो जहर हमें दूसरे ही, चाहे राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां देंगी, चाहे कृषि केंद्र देंगे, चाहे किसी से भी, लेकिन उस किसान को उसमें परावलंबन हो गया। ये चीजें सब उसे बाहर से लेनी है। यानी एक वो विज्ञान का नाम एक परावलंबी विज्ञान भी हुआ कि इसमें सारी बातें परावलंबी थे। हम परावलंबन की ओर उसी दिन से चले गए। महंगे बीज है, संकर किए हुए बीज है। ये बीजों का जो मूलभूत अधिकार हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा था, वो धीमे धीमे इन संकर के बीजों ने उन बीजों को नष्ट करके हमारा मूलभूत अधिकार भी नष्ट कर दिया। और बीजों के मामले में भी हम परावलंबी हो गए। हर तरह से परावलंबन में प्रगति नहीं होगी। हमने तो परावलंबन स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद इन परावलंबी वस्तुओं का उपयोग हमने जैसे जैसे कृषि में किया, तो मैंने 1975 से प्रत्यक्ष कृषि में ये जाना कि इन परावलंबी चीजों से मेरा विनाश कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या क्या इसमें इन जो रासायनिक खाद है, जहर है, इनके उपयोग से मैंने क्या विनाश किया, इस सृष्टि का क्या विनाश किया, मेरा क्या विनाश हुआ। तो इस विनाशक विज्ञान में मैंने जब इसका उपयोग प्रारंभ किया तो धीमे धीमे प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगा ये विज्ञान, कि ये विज्ञान हमें प्रगति की ओर ले जाएगा। 1960 के बाद इस विज्ञान का एक ही लक्ष्य था कि अनाजों के उत्पाद बढ़ाना। हम उस दिशा में इस विज्ञान का उपयोग करते गए, लेकिन धीमे धीमे
जब मैं भी कृषि में इस विज्ञान को लेकर मैं कृषि करने लगा तो मुझे प्रारंभ में 1975 से 1983 तक फसलों के रिकॉर्ड उत्पाद मिलने लगे। मैं कपास का उत्पाद प्रति एकड़ इस पहाड़ी भूमि में 12 क्विंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन लिया। प्रति एकड़ सब्जियों के उत्पाद 300 क्विंटल तक लिए। ज्वार का उत्पाद प्रति एकड़ 20 क्विंटल लिया 1975 से 83 तक। 83 के बाद धीमे धीमे कपास का उत्पाद घटने लगा। अब कपास का उत्पाद 1990 पे यह स्थिति आ गई कि 3 या 4 क्विंटल के ऊपर मैं कपास का उत्पाद नहीं पैदा कर पाता हूँ। वही जहरीली दवाइयाँ उपयोग कर रहा हूँ, वही रासायनिक खाद उपयोग कर रहा हूँ, वही महंगे बीज उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन अब 3 क्विंटल से आगे मेरा उत्पाद नहीं जा रहा है। तो एक शोचनीय स्थिति हो गई 1990 में। वही जो 20 क्विंटल लेता था, वही रासायनिक खाद, वही जहरीली दवाइयाँ, या उनमें बढ़ोतरी की कि मुझे पैदावार मिलना चाहिए, इसलिए उसमें मैंने बढ़ोतरी की। रासायनिक खादों का भी उपयोग ज़्यादा किया, जहरीली दवाइयों का भी उपयोग ज़्यादा किया, क्योंकि भाई मैं उस लक्ष्य तक जा पाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया मैं। मेरा उत्पाद 3 क्विंटल पे स्थिर रहा। अब 3 क्विंटल पे उत्पाद स्थिर रहने के बाद स्थिति ये हो गई, जब मैं 12 क्विंटल की पैदावार निकालता था उस समय इनके जो भी संसाधन, जो परावलंबी संसाधनों का मैं इस्तेमाल करता था, उनकी कीमत बहुत कम थी। वो सस्ते दामों में मिलते थे, वो आज कई गुना दामों में बढ़ चुके हैं। 1990 में मजदूरी 1975 में जो थी वो बहुत सस्ती थी, आज कई गुना बढ़ चुकी है। इस तरह से उसके उत्पाद के लिए लगने वाले सारे संसाधनों की कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन मेरे उत्पाद नीचे जाकर उनकी कीमतें गिर रही थी। तो ऐसी दशा में भारतीय किसानी की क्या हाल होगी, ये मैं मेरे सतह के ऊपर से अंदाज लगा पाता हूँ। अब ये सारी स्थितियाँ क्यों हुई? जब मैं निर्माण का विज्ञान, इसका सहारा लिया, जब हर बात मुझे ध्यान में आती गई, वो ध्यान में ये आई कि मैंने सारा पर्यावरणीय जो विकास था, जिसके सहारे फसलें अच्छा उत्पाद देती है, वो सारी पर्यावरणीय बातों को मैंने पूरी तरह से मेरे खेती में से नष्ट कर दिया। मैंने क्या क्या नष्ट किया, कितना विनाश किया। एक उत्पाद बढ़ाने के लिए मैंने इस खेती प्रणाली को स्वीकार किया, वो उत्पाद भी मेरा घट गया। तो इसमें जो विनाश मैंने प्रमुख रूप से किए, मैंने मेरे यहाँ कृत्रिम रूप से जो या नेचुरल रूप से जो जीवाणु निर्माण होते थे, वो सारे जीवाणुओं का नाश किया। नेचुरल तरीके से जो जीवाणु हमारे खेती में निर्माण होते थे, उन सारे जीवों का नाश किया। उन जीवाणुओं में चींटियां आ गई, केंचुए आ गए, मेंढक आ गए। इस तरह से ऐसे कई जो रचनात्मक काम उन जीवों के होते हैं खेती में, मित्र कीटों के होते हैं, मित्र कीट नष्ट समाप्त हुए। इस तरह से अनेक जीव मेरे खेती से नष्ट हो गए, जहरीली दवाइयों से और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने की वजह से। अब जीव गए, जीवाणु गए। अब जीव गए, जीवाणु गए। मैं खेती करने लगा उत्पाद बढ़ाने के चक्कर के लिए। तो मेरे खेती में बहुत पेड़ थे, उन पेड़ों के नीचे फसल नहीं आती, तो मैंने मेरे खेती के पेड़ों को काटना प्रारंभ किया और देखते देखते सारे पेड़ों को नष्ट कर डाला। किसने दी? मुझे उत्पाद बढ़ाने के चक्कर ने, परावलंबी खेती ने ये ज्ञान दिया कि पेड़ों को काट दीजिए। मैंने पेड़ों को काट दिया। मैंने काटा यानी समूचे देश के हर किसान की यही स्थिति रही, हर किसान ने यही काम किया। अब पेड़ काटे तो पेड़ भी गए, इस उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में पेड़ गए। तो सृष्टि का एक महत्वपूर्ण जीव पक्षी, इनका आश्रय उन पेड़ों पे था, उनके फलों पे और खेतों के लीहों पे उनकी उपजीविका चलती थी। ये सारे पक्षी गए, पक्षी गए। अब कुछ बचे कुचे पक्षी हैं, तो उन्हें झाड़ों के ऊपर
फलों से जो उपजीविका होती थी वो उपजीविका के साधन बंद हुए, तो मेरे खेती का अनाज खाने लगे, क्योंकि उन्हें तो पेट भरना था। लेकिन मेरे खेती के अनाजों पे इतना मैंने जहर मार रखा है कि वो खा रहे हैं, और वो पक्षी मेरे सामने मृत होते हुए देख रहा हूँ, तड़प रहे हैं, मृत हो रहे हैं, लेकिन मेरी संवेदनाएं लुप्त हो गई है। मैं धन के अर्थार्जन में, उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में उसके मृत शरीर को तड़पते हुए देखकर भी मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो रहा है। मुझ में इतनी राक्षसी वृत्ति आ गई कि पेड़ों को भी काटने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, पेड़ भी काटते चले गया। पक्षियों को मरते देख रहा हूँ लेकिन मुझे दुख नहीं है। इस तरह पेड़ भी गए, पक्षी भी गए। उत्पादन बढ़ाने का चक्कर यही चल रहा है। इन विनाशों के अलावा मैंने एक काम और किया। मैंने भूगर्भ का पानी, जो निसर्ग ने अनादिकाल से जमीन का एक अंदरूनी तापमान नियंत्रण में रहना चाहिए, इसलिए वो नियंत्रित तापमान को बनाए रखने के लिए उसने एक भूगर्भ की लेवल पानी की बना के रखी थी। मैंने बिजली आई, कुआं खोदा, उस बिजली के सहारे, कुएं के सहारे, बोरवेल के सहारे मैंने उत्पाद बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था निर्माण की। तो उस सिंचाई से मैंने भूगर्भ का पानी इतना खींचा कि अनेक राज्यों में मैंने आज उसे खतरे के निशान तक ले जाके पहुंचा दिया है, जो हमारे लिए कल के पानी की आवश्यकताओं के लिए गंभीर खतरा मैंने मेरे समाज में निर्माण कर दी है। मेरे कृषि समाज के लिए तो होगा ही वो गंभीर खतरा, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी मैंने वो गंभीर खतरा, मैंने भूगर्भ का पानी भी समाप्त किया। पानी भी गया। अब भूगर्भ का पानी गया, लेकिन इस भूगर्भ में निसर्ग की जो व्यवस्थाएं, जीवों के माध्यम से उनके छेदों से पानी जमीन के अंदर जाने की जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाओं को भी मैंने नष्ट कर दिया केमिकल के उपयोग से। अब छिद्र नहीं होते जमीन पे, तो जमीन मेरी घट्ट हो गई। उस जमीन में छिद्र नहीं है, तो बारिश का आने वाला पानी अब ऊपर की सतह से तेजी से बह रहा है। यानी भूगर्भ में तो जा नहीं रहा है, लेकिन भूगर्भ का पानी तो मैं निकाल रहा हूँ। भूगर्भ से वो जो पानी नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपरी सतह से तेजी से बह के जा रहा है। तो तेजी से बह के जाने वाले पानी को साथ में, उस पानी के साथ मेरे यहाँ की मिट्टी जा रही है। तो मैं प्रति हेक्टेयर सालाना 15 टन, जो बहुत सुपीक मिट्टी है, जिसे फर्टाइल सॉइल कहते हैं हम, वो प्रति वर्ष फर्टाइल सॉइल मेरी बह के जा रही है। पानी भी गया, ऊपर का, नीचे का भी गया, यानी ऊपर का पानी गया, उसने मिट्टी भी ले गई। तो हमने कृषि के विकास के लिए बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर रखा है। तो ये मिट्टी सारी जाके उन सिंचाई परियोजनाओं में कालांतर में धीमे धीमे जमा होके उन सिंचाई परियोजनाओं को नष्ट कर देगी। इस तरह से मिट्टी जो बह के जा रही है, वो मिट्टी का भी नाश मैंने किया, पानी का भी नाश मैंने किया। मिट्टी गई, पानी गई, पर्यावरण गया, जीव गए, सारे विनाशी विनाश। किसके लिए? 1960 के बाद में जो खेती का तंत्र ज्ञान आया, तो उत्पाद बढ़ाने के लिए। तो अब ये उत्पाद भी जा रहा है, यानी इसका भी नाश हो रहा है। इस प्रणाली के तहत उत्पाद हम 2002 में 212 दशलक्ष टन तक पहुंच गए थे, आज हम 187 दशलक्ष टन पे आ गए हैं। यानी इन चीजों का इस्तेमाल करके ऊपर जाने के बनिस्पत अब हम नीचे आ रहे हैं। ये एक हमारे देश के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। इसीलिए अब हम जब प्रत्यक्ष कृति में किसान होने के नाते हम इसे जान रहे हैं कि ये प्रणालियां हमारे लिए अत्यंत घातक होगी। हम किसान इस प्रणाली से नष्ट हुए ही, लेकिन देश का उत्पाद भी अब नीचे नीचे आ रहा है। व्यक्तिशः किसानों की स्थितियां आज बहुत खतरनाक हालत में जा रही है। अब किसानों की तो गई, किसान गई, किसानों की हालत खतरनाक स्थिति में है, तो देश की हालत कैसे हम अच्छी कह सकेंगे? देश की हालत भी चिंताजनक हो रही है। ये सारी स्थितियां मेरे यहाँ निर्माण हुई। तो मेरा उत्पाद 1990 में ये सारा जब इस सीमा तक घट गया, तब मुझे ये लगा कि ये सारी स्थितियां जिम्मेदार थी मेरे उत्पादों को घटाने के लिए।
1990 से मैंने चिंतन प्रारंभ किया। दुनिया में दो सफल व्यक्तियों का चित्रण मेरे सामने था। एक जापान के डॉक्टर मानासोबु फुकुओका, जो 1990 में ही मैंने उनके विषय में जाना, 1994 तक जानते रहा। मानासोबु फुकुओका अत्यंत सफल खेती करते हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी उसके वजह से है। नेचुरल फार्मिंग, निसर्ग के द्वारा खेती करते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में भास्कर जी, श्रद्धेय भास्कर जी सावे, ये खुद भी निसर्ग के द्वारा खेती करते हैं। तो मैंने फिर निसर्ग के बारे में समझना भी प्रारंभ किया। जब समझना प्रारंभ किया तो मुझे उस समय एक बात जरूर दिखी कि खेती के सामने समस्याएं भी अनेक हैं आने वाले कल में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों का एक अहवाल मुझे मिला। उस अहवाल में उन्होंने ये दर्शाया था कि जो औद्योगिक प्रदूषण हमारे यहाँ पे हो रहा है पृथ्वी पे, उस औद्योगिक प्रदूषण के वजह से जो तापमान बढ़ेगा, तो उस बढ़ते हुए तापमान की वजह से वातावरण में अनेक बदलाव आएंगे। उस बदलाव के वजह से हमारे इस भूतल से लाखों प्रकार की वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होंगी। मेरे लिए गंभीर संकेत थे वो भी। तो उस दिशा से 1990 में ही मैंने प्रतिज्ञा, 1990 में मुझे वो सारा अहवाल मेरे हाथ में आया, तो मैंने उसे गंभीरता से लिया। तो 1990 से ही मैंने कहा कि नहीं, हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना है, तो पेड़ों को पहले संभालना होगा। तो 1990 से ही मैंने पेड़ों को बच्चे जैसा संभालने का काम प्रारंभ कर दिया था। 1994 में मैंने इसका काफ़ी अभ्यास किया, फिर ये तय कर लिया कि अब मैं नैसर्गिक खेती करूँगा। इसके सारे विज्ञान को मैंने समझ लिया था। 1994 से फिर मैंने खेती में परिवर्तन किया और निसर्ग के सहारे से खेती करने लगा। आज मैं अत्यंत सफलतापूर्वक खेती कर रहा हूँ। मैं दावा करता हूँ कि इस प्रणाली को अगर हम देश में विकसित करते हैं तो हम सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इस खेती प्रणाली में मिट्टी का विचार है, पानी का विचार है, पर्यावरण का विचार है, उत्पाद का विचार है, रोजगार का विचार है, यानी हर विचारों को इसमें प्रगति के लिए जगह है। इस तरह से हम सर्वांगीण विकास इस प्रणाली में साध्य कर सकते हैं। लेकिन अब इस प्रणाली को साध्य करते समय सरकारी नीतियां हमें आड़े आ रही है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उन नीतियों को अनुभव कर रहा हूं। सरकारी नीतियों में सबसे बड़ी बात हो रखी है, हमने देश की श्रम शक्ति समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है। ये सरकारी नीतियों के तहत हो रहा है, क्योंकि आज हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इधर हम बंबई से लेके तो बंगाल तक, सब जगह हम देखते हैं तो हर गांव में, हर देहात में हमने शराब को इतने बड़े पैमाने पे प्रचारित कर दिया है कि उस शराब के तहत आज हमारे श्रम शक्ति का इतना बड़ा विध्वंस हो गया है कि मुझे आज मेरे खेती में 100 किलो की श्रम शक्ति चाहिए, लेकिन मुझे उपलब्ध है 10 किलो। 90 किलो की श्रम शक्ति इस शराब ने मेरी खेती की नष्ट कर दी है। तो मैं अगर नैसर्गिक खेती का भी विकास करता हूँ, लेकिन उसमें नैसर्गिक खेती में श्रम शक्ति नहीं है, तो खेती का विकास कैसे साध्य होगा। इसीलिए हमें ये सरकारी नीतियाँ कि शराब के सहारे इससे जो आमदनी होंगी हम राष्ट्र का विकास करेंगे, इस मिथ्या तथ्य को तुरंत गंभीरता से बंद करना होगा। इस पे कई प्रकार के अंकुश लगाने होंगे, जब ही हम देश को प्रगति की ओर इस कृषि के क्षेत्र में देख पाएंगे। कृषि क्षेत्र का अधिकतर श्रम इस दुष्ट चक्र के तहत वो उसमें उलझ गया है। इस दुष्ट चक्र से भी निकालना हमें उतना ही लाजिमी है। इसीलिए सरकार की नीतियां ऐसी हो कि इस पे बंधन लाएं, इसे रोकें, जब ही हमारे देश की श्रम शक्ति का विकास होगा। दूसरा काम, हमने राजकीय लाभों के लिए हमने अनाजों की वितरण व्यवस्थाएं जगह जगह प्रारंभ कर दी। 2 रुपए किलो में हम अनाज देश के श्रम को दे रहे हैं। हमें 2 रुपए किलो का विरोध नहीं है, जो श्रम करेगा उसे 1 रुपए किलो में दो, हम तो ये कहेंगे, लेकिन उसकी वितरण व्यवस्थाएं राजकीय लाभों को लेकर न हो। उसकी वितरण व्यवस्था
श्रम पे आधारित हो, यानी किसी किसान का सर्टिफिकेट है, आपने खेती में 7 दिन काम किया है, तो ही आपको 1 रुपये किलो में अनाज की अनुमति हम देंगे। लेकिन आज ये व्यवस्था हो गई है, जो निठल रहा है उसे भी रोजगार बहुत है, लेकिन काम नहीं, कोई नहीं करना चाहता है। हमारे खेती में हमें बहुत बड़ा रोजगार चाहिए, लेकिन खेती में रोजगार उपलब्ध होके भी हमें श्रम शक्ति नहीं मिल रही है, उसमें काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये नीतियों ने उन्हें आलसी बना दिया है। हम 2 रुपये किलो में अनाज मुहैया करके उसे बेरोजगारी के नाम पे उसे हम बेरोजगार बना दे रहे हैं। वो 2 रुपये किलो की वजह से वो काम नहीं करना चाहता। ये नीतियां भी हमें बहुत हमारे विकास में एक रुकावटें पैदा कर रही है। तो ये व्यवस्थाएं, आज जो शराब निकालता है उसे भी 2 रुपये किलो में मिलता है, 8 दिन काम नहीं करता या महीना भर काम नहीं करता उसे भी 2 रुपये किलो में अनाज मिल रहा है। तो ये व्यवस्थाएं श्रम पे आधारित वेतन व्यवस्थाओं के तहत इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इन नीतियों ने भी हमारी कृषि को विकास को रोक के रखा है। अब ये बातें तो सरकारी नीतियों की रही, लेकिन मैंने 1994 के बाद जो खेती प्रारंभ की, उस खेती में मैंने जो बातें दिखी, उसके वजह से मैं इसे निर्माण का विज्ञान कहता हूँ, क्योंकि यहाँ हर चीज़ यहाँ पे निर्माण हो रही है, विनाश किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा है। जब निर्माण हो रहा है तो आप इसे निर्माण के विज्ञान को प्रगति विज्ञान कहेंगे, क्योंकि यही हमारा प्रगति का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो रहा है। इस विज्ञान के तहत मैंने ये खेती की तो मुझे स्वावलंबन प्राप्त हुए। एक तरफ परावलंबन था, 1975 से जो मैं केमिकल खादों से, जहर से खेती करता था, महंगे बीजों से, तो वो परावलंबन का विज्ञान मैंने स्वीकार किया था, इसीलिए मैं उसमें नष्ट हुआ। लेकिन 1994 के बाद जो खेती कर रहा हूँ तो मुझे उसमें स्वावलंबन प्राप्त हुए। वो स्वावलंबन के तहत मेरा बहुत तेजी से खेती का विकास होने लगा, मेरा स्वयं का विकास होने लगा, रोजगार का विकास होने लगा। 1994 के बाद मुझे इस प्रणाली में 3 स्वावलंबन महत्वपूर्ण प्राप्त हुए। एक स्वावलंबन जमीन का स्वावलंबन, दूसरा पानी का स्वावलंबन, तीसरा बीजों का स्वावलंबन। इन 3 स्वावलंबन के तहत मेरे कृषि का अत्यंत तेजी से विकास हुआ। मेरे खेती के खर्च घटने लगे और उत्पाद बढ़ना लगा। अब ये 3 स्वावलंबनों में मैं पहला जमीन का स्वावलंबन के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। जमीन का स्वावलंबन, जमीन के स्वावलंबन के तहत मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी कीट नियंत्रण नहीं करना पड़ता, सारा काम नेचर करता है। किसी भी प्रकार का कोई भी खाद मुझे बाहर से नहीं लाना पड़ता, नेचर मुझे मुहैया करता है। अब नेचर के द्वारा खाद भी मिल रहा है, कीट नियंत्रण भी नहीं करना पड़ रहा है, तो मेरी खेती कम खर्चीली हुई। तो इस विज्ञान को, इस स्वावलंबन को विकसित करने में मुझे 4 बातों ने अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोग किया। वो 4 बातें भी इतनी सिंपल है कि उन 4 बातों से हम कई विकास साध्य कर पाएंगे। तो ये 4 बातें जो थी, पहले मैंने 1994 में खेती प्रारंभ की तो मैंने प्रथम गाय के गोबर से, एक ताज़ा गोबर से मैंने एक खाद बनाने की प्रक्रिया निर्माण की। उसके तहत ऐसा खाद बनाया कि जो 10वें दिन मुझे उपयोग में आता है। तो इस तरह से ज़मीन के स्वावलंबन में गाय, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। दूसरा, तापमान जो बढ़ रहा है तो उससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी घटेगी, ये मेरे दिमाग में आ गई थी बात 1990 में ही। तो मैंने इस तापमान को रोकने की दिशा में खेतों में बड़े पैमाने पर वृक्षों का नियोजन किया। तो इन वृक्षों ने मुझे कई प्रकार के कीट नियंत्रण के लिए प्रभावी भूमिका इन वृक्षों ने निभाई। साथ ही इसने तापमान खेती का रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया इन वृक्षों ने। साथ ही वृक्षों से बहुत बड़े पैमाने पे खाद की निर्माण हुआ। इस तरह से दूसरा घटक था मेरे ज़मीन के स्वावलंबन में महत्वपूर्ण, वो था वृक्ष। और तीसरा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था पक्षियों की संख्या।
मेरे खेत में जैसे जैसे पेड़ बढ़ते गए, पक्षियों ने मुझे मदद की। तीसरा घटक ये। चौथा सबसे महत्वपूर्ण घटक जिसने मेरी खेती के खर्च तो घटाए ही, लेकिन मेरी खेती की ज़मीन की उत्पादकता ये निरंतर वो बढ़ाते रहा, वो घटक है हमारे फसलों में निकलने वाली घास और हमारे फसलों से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, वो अवशेषों का उपयोग करने का मैंने एक तरीका बनाया। वो तरीकों के मातहत फसल को लगने वाले सभी प्रकार के जो अपन NPK न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसे नत्र, स्फुरद, पालाश और फसलों को लगने वाले अन्य घटक, ये सारे इन बायोमास से निर्माण होने लगे। इस तरह चौथा घटक था मेरे ज़मीन के स्वावलंबन में, वो वनस्पति, मैंने उसे नाम दिया, वो सबसे महत्वपूर्ण घटक था। अब इनमें चारों घटकों ने कैसे कैसे काम किया वो मैं आपको विस्तार से इसमें कहना चाहता हूँ। पहले गाय का मैंने ताज़ा गोबर लिया और उसे 200 लीटर की सीमेंट की टंकियाँ बनाई। उस टंकियों में मैंने 80 किलो गाय का ताज़ा गोबर डाला, 5 लीटर गोमूत्र डाला और 1 पाव यानी 250 ग्राम गुड़ डाला। इसे टंकी में पहले मैंने डाल दिया, फिर उसमें पानी से इतना उसे भर दिया कि वो टंकी 1 इंच खाली रहेगी। इस तरह से उस टंकी में मैंने ये खाद भरकर उसे 10 दिन सड़ने दिया। 10 दिन के बाद वो इतना बढ़िया खाद तैयार हुआ कि उसमें कई प्रकार के जीवाणु गुणात्मक तरीके से करोड़ों की, अब्जों की तादाद में उसमें एक ही टंकी में निर्माण हुए ये जीवाणु। फिर मैंने 10 दिन के बाद सिंचाई जब करते हैं हम फसलों की, तो उस सिंचाई के पानी में मैंने इसे अंगूठे जैसी धार उस पानी में डालकर पूरे खेत में वो पानी प्रवाहित करने का काम किया। तो इससे मुझे पहले वर्ष से आशातीत नतीजे प्राप्त हुए। मेरी खेती पहले वर्ष से थोड़ी इसका उत्पाद बढ़ने लगा, यानी जो कपास का उत्पाद 3 क्विंटल पे था वो 5 क्विंटल पे ले आया इसका उपयोग करने से ही। जो सब्जियां 50 क्विंटल के स्तर तक उतर गई थी उत्पाद में प्रति एकड़, वो सब्जियां बढ़ के 70 से 80 क्विंटल बिना कोई खर्च किए 70 से 80 क्विंटल इस उत्पाद पे बढ़ने लगी। ज्वार का भी उत्पाद मुझे 10 क्विंटल तक प्रति एकड़ पहले वर्ष में मिला इसके उपयोग करने की वजह से। तो इस तरह से ये घटक मेरे लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन इसमें मैंने बाद में कई शोध किए। उस शोध के तहत ये भी जाना कि इसे हम अंधविश्वास से न लें, इसे हम वैज्ञानिक ढंग से इसका उपयोग करें। मैंने नैसर्गिक खेती करनी थी, जिद के वजह से इसका अत्यधिक उपयोग किया। तो अत्यधिक उपयोग से भी मेरे खेती में इसके दुष्परिणाम मिलने लगे, यानी फसलों की जो बाढ़ होनी चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी, उससे फलों की संख्या कम मिलने लगी। तो मैंने फिर बाद में इसका एक उपयोग करने का इसका एक विधि बनाई, एक उसका तरीका ढूंढा। तो अब नए किसानों को मैं कहता हूं कि भाई आप इसका उपयोग करते हो तो पहले वर्ष में इसे 5 टंकियां 1 एकड़ में एक फसल को आपको देनी होगी। दूसरे वर्ष में 4 टंकियां 1 एकड़ में एक फसल को देनी होगी। तीसरे वर्ष में 3 टंकियां 1 एकड़ में। चौथे वर्ष में 2 टंकी 1 एकड़ में। 5वें वर्ष से 1 ही टंकी आपको 1 एकड़ में देने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको इसका अत्यधिक उपयोग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें नत्र स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो इतने बड़े पैमाने पे निर्माण होते हैं कि उनकी तादाद एक जो सीमा रेखा में रहना चाहिए उसके इस तरह से उपयोग करने से एक सीमा रेखा में रहती है और फसलों की अत्यधिक बाढ़ होना रुक जाता है। इस तरह से इसको वैज्ञानिक तरीके से जांच के मैंने नए किसानों के लिए ये प्रणाली विकसित की। दूसरा काम जो था मेरा ज़मीन के स्वावलंबन में, यानी ये तो खाद जो बना तो ये खाद ने जीवाणुओं का प्रचंड निर्माण किया और साथ ही जीवाणुओं का जो निर्माण हुआ उसके वजह से इसके जो जीवाणु हैं वो कई जीवों के खाद्य बनने लगे, यानी वो जीवों का भी आश्रय इस जीवाणुओं के भरोसे, यानी जीव जीवेश्य जीवनम, ये पद्धतियाँ लगातार विकसित होती गई। तो ये इस तरह से ये खाद मेरे लिए लाभदायक रहा। दूसरा काम, मैंने खेतों में पेड़ों का नियोजन किया। तो ये पेड़ों ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेरे खेती की। तो अब मैं कहता हूँ पेड़ों से खेती का उत्पाद बढ़ता है। रासायनिक खेती में मैंने विध्वंसक काम ये किया कि पेड़ों के नीचे फसल नहीं आती तो काटने का काम किया, लेकिन इस प्रणाली में अब मैं कहता हूं कि पेड़ों के वजह से खेती का उत्पाद बढ़ता है। तो उसके वैज्ञानिक पहलू ये है कि इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारे खेती का एक नियंत्रित तापमान पैदा होता है
उस नियंत्रित तापमान में जीवाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ती है, जीवों की संख्या तेजी से बढ़ती है, मित्र कीटों की संख्या तेजी से बढ़ती है। इस तरह से इनकी जब संख्या बढ़ने लगती है तो इनके रचनात्मक काम होने आरंभ होते हैं। जीवाणु, मित्र कीट, अनेक कई प्रकार के जीवाणु, इन्होंने इस खेती के तापमान को नियंत्रण में ला दिया तो इनकी संख्या बढ़ी। इस तरह से ये नियंत्रित तापमान, ये अगर प्रणाली हम समूचे देश में विकसित करें तो आप सोच सकते हो कि देश का पर्यावरणीय विकास किस तेजी से होगा। इस तरह से देश का भी पर्यावरणीय यानी देश के हित में भी ये प्रणाली लाभदायक ठहरेगी। अब इतने बड़े पैमाने पे पेड़ हुए कि मेरे यहाँ पूरे 12 हेक्टेयर के हजारों पेड़ों का निर्माण किया है। इसमें इस तरह के पेड़ निकाले हैं कि जो ग्रीष्म में भी इनकी पत्तियां हरी होगी, ग्रीष्म में हरी होगी तो वो तापमान को शोषेंगे। इस तरह से ऐसे कई पेड़ निर्माण किए। उसके साथ ही मैंने इन पेड़ों में कई प्रकार के फलों के पेड़ भी निर्माण किए जो जिनसे पक्षियों का आकर्षण बढ़े। अब हजारों की तादाद में पेड़ पैदा हुए तो इनकी पत्तियां मेरे खेत में हवा से, पानी से पूरे खेत में लगातार प्रति वर्ष ये फैलने लगी। तो एक न्यूट्रिएंट्स, एक फसल को लगने वाला अन्न ये अपने पत्तियों के द्वारा निर्माण करने लगे। इन पत्तियों से लाभ ये हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पे खेती में एक खाद नेचुरली फैलने लगा। तो ये कितना है, अगर हम उसे किसी ट्रकों में भर के जमा करें तो 50 ट्रक खाद प्रति वर्ष मुझे नेचर से इन पेड़ों के पत्तियों के माध्यम से मिलता है। और ये पत्तियां न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पैदा करती है, तो जमीन के नीचे 15 फीट तक जो निष्क्रिय न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स पत्तियों में लाकर वो खेती में फैलाते हैं। इस तरह से अनुपयोगी न्यूट्रिएंट्स को उसने उपयोगी बनाया इन पेड़ों ने। इस तरह से इनकी पत्तियों से भी खेती में एक बहुत बड़ा खाद फैलाने का कार्य चलने लगा। अब जब इतने पेड़ बढ़े तो मुझे मेरे लकड़ी का स्वावलंबन भी खेती से प्राप्त हो गया। अब मुझे किसी जंगल पे आश्रित नहीं रहना पड़ता, यानी जंगल को मैंने अभयदान दिया कि अब मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं, तेरे यहाँ जंगल से मैं लकड़ी लाऊंगा नहीं, मैं मेरे खेतों के लकड़ियों से ही मेरे खेती के औजारों की आवश्यकताएं मेरे खेत से पूरी होने लगी। इस तरह लकड़ी का स्वावलंबन प्राप्त होने से मैंने जंगल को सुरक्षा प्रदान की। यही कंसेप्ट अगर हम पूरे भारत के किसानों में पहुंचाते हैं तो जगह जगह वो लकड़ी के मामले में हर किसान अपना स्वयं आत्मनिर्भर तो होगा ही, लेकिन जंगल को सुरक्षितता मिलेगी। तो आज जंगल के जो जीवों का हमने विनाश कर दिया है वो जीव धीमे धीमे फिर से पनपना चालू होंगे और जंगल विकसित होंगे, खेतों में पेड़ लगेंगे तो हमारे देश का तापमान हम नियंत्रण में लाके हमारे देश की उत्पादकता को हम भविष्य में बढ़ा सकते हैं। इस तरह से पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमारी खेती में होगी। अब तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पेड़ों के सहारे खेती करनी होगी तो ही हम हमारे विकास के लक्ष्य को, अब हम कृषि विकास दर 4 तक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं लेकिन उस लक्ष्य के लिए हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी कि जिससे हम वो लक्ष्य हासिल कर सकें। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, हमें पानी चाहिए, तो सारे ये पेड़ों से निर्माण होंगे। ये तो भूमिका रही। अब जब मैंने पेड़ लगाने चालू किए तो पक्षियों का आना जब चालू हुआ तो मैंने जो तीसरा पक्ष है जमीन के स्वावलंबन का, अब देखिए पेड़ों ने, मैं कहता हूं कि पेड़ों ने मेरे खेती का कीट नियंत्रण किया। पेड़ों ने मुझे खाद, बहुत बड़े मात्रा में खाद का निर्मित में सहायक भूमिका उनकी निभाई। तो ये कारण थे महत्वपूर्ण पेड़ों के कीट नियंत्रण के। तो पक्षियों का आवागमन जैसे होने लगा तो खेत की इल्लियां चुनने का काम उनका मैं देखता हूँ। मैंने उसका देखना चालू किया 99 से मैं प्रति वर्ष उनका निरीक्षण करता हूँ। तो एक एक पक्षी ने 2-2 से इल्लियां खाने का काम दिन भर में किया है। मैंने ये उन्हें देखा है, उन्हें जाना है इस ढंग से। जब 99 में मैं ये जानने लगा तो उनके प्रति मेरा ममत्व और ज़्यादा जागरूक होने लगा। तो उनके लिए फिर मैंने गुलर के पेड़ लगाए। गुलर के फल पक्षियों को बहुत प्यारे होते हैं। जब खेत की अलियां समाप्त हो जाए तो उस पर वो अपनी उपजीविका निभाते हैं, लेकिन गुलर तो एक सीजन का
तो मुझे उन्हें 12 महीने फल देने के लिए फिर मैंने उनके लिए विशेष फलों के पेड़ लगाए। तो मैंने जामुन के पेड़ लगाए, गुलर के पेड़ लगाए, नीम के पेड़ लगाए, जाम के पेड़ लगाए, आम के पेड़। ये मैंने मेरे लिए नहीं, मेरे यहाँ आने वाले अतिथि के रूप में जो पक्षी आते हैं उनका स्वागत करने के लिए मैंने इन पेड़ों का निर्माण किया। जब इन पेड़ों का निर्माण किया तो पक्षियों का इतना चहल पहल बढ़ने लगा कि उनकी संख्या लाखों की तादाद में पहुंच गई, देखते देखते 12 हेक्टेयर के फॉर्म में। अब इतने बड़े पैमाने पे जब पक्षी पैदा हुए तो किसने पैदा किए? सारे ये पेड़ों ने पैदा किए। इसलिए मैं कहता हूँ पक्षी आए, उन्होंने कीट नियंत्रण का काम किया, इल्लियाँ खाने का काम किया, तो पेड़ है इसलिए पक्षी आए। इसका मतलब महत्वपूर्ण भूमिका पेड़ों की रही। पेड़ों ने पक्षियों को आमंत्रित किया और उन्होंने, उनका प्रिय भोजन है इल्लियाँ। इल्लियाँ पहले खाते हैं, इल्लियों से पेट भर गया, उसके बाद ही अगर भूखे रहते हैं तो आपके फलों को खाते हैं वो। इस तरह से उन्होंने उनका, अब लाखों पक्षियों का प्रतिदिन इस खेत में उनकी चहलकदमी, तो उनके द्वारा कीट नियंत्रण करने के बाद उनका पेट भर जाता है। तो वर्ष भर उनकी विष्ठाएं लगातार मुझे दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है। जाने अनजाने उनकी लाखों पक्षियों की विष्ठाएं प्रति वर्ष रोजाना खेती में विष्ठाओं का एक दौर चालू हुआ। यानी इन विष्ठाओं से बहुमूल्य ऐसा खाद मुझे मिलने लगा। तो इन पक्षियों ने विष्ठाएं डाली खेत में वर्ष भर। इनका बहुत बड़ा वजन मिलता है अगर वर्ष भर का हम इसका आकलन करते हैं तो ये पेड़ों की वजह से पक्षी आए, कीट नियंत्रण का काम किया, पक्षियों ने भी खाद डाली। यानी देखिए नेचर इन 4 बातों के माध्यम से कहाँ से कैसा खाद सप्लाई करता है। ये तीसरा घटक हुआ पक्षियों का। लेकिन चौथा घटक वो बेहद महत्वपूर्ण रहा। मैंने निसर्ग के जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करने का तरीका जाना। वो तरीका मेरे उत्पादकों, मेरे फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका उनकी साबित हुई। मैंने उन फसलों की निकलने वाली घास और फसलों के अवशेष, इनका उपयोग करने का तरीका ऐसे जाना कि फसलों से निकलने वाली घास को अब मैं कहीं बाहर फेंकता नहीं हूं या उन्हें जलाकर नष्ट नहीं करता। तो फसलों के अवशेष और फसलों में निकलने वाली घास, ये पूरी मैं वहीं मेरे खेती में ही उसमें ज़मीन में मिला देता हूँ। वो ज़मीन में मिलाने की वजह से इनसे बहुत बड़ा बायोमास मुझे मिलने लगा। इनका जब मैंने वज़न किया तो 10 टन प्रति एकड़ मुझे इतना बड़ा पैमाने पे गीला वजन 10 टन से लेके 30 टन तक, क्योंकि मेरी 12 महीने सिंचाई की ज़मीन है इसलिए 12 महीने फसलों में घास निकलते रहती है, फसलों के 3 फसलों के अवशेष उसमें मिलते रहते हैं। तो इस तरह से उन अवशेषों का वजन जब किया तो 10 टन से 30 टन उन फसलों का गीला वजन मिला मुझे फसलों का। अब गीला वजन इतना जब हुआ, अगर हम 10 टन भी पकड़ते हैं तो 2.5 टन सूखा वजन मिलता है। ये वजन जब मैंने खेती में डालना प्रारंभ किया, ये वनस्पति का प्रकार, तो कई जीवों का निर्माण इतने बड़े पैमाने पे हुआ कि एक फिर निसर्ग का बहुत बड़ा चक्र यहाँ पे आरंभ हुआ। यहाँ से फिर बहुत बड़े पैमाने पे कीट नियंत्रण और खाद सप्लाई करने का नेचुरल तरीका ये विकसित हुआ। जब मैं इतने बड़े पैमाने पे ये सब नेचुरल रिसोर्सेज डालने लगा, फसलों के अवशेष और फसलों के निकलने वाले घास, उसका जब उपयोग करने लगा, तो मेरे खेती में देखते देखते इतने बड़े पैमाने पे केचुए पैदा हुए कि आज ऊपरी सतह पे 1 फीट के सतह पे 6 से 10 केचुए दिखाई देते हैं बारिश में मेरे यहाँ 1 स्क्वायर फीट में। अब 1 स्क्वायर फीट में 10 केचुए, वही केचुए फिर वो जो गाय का संजीवक देता हूँ उसमें कि जीवाणु उनके खाद्य बनते हैं। ये जो 10 टन से 30 टन अवशेष डालता हूँ, वो 30 टन अवशेषों को उन्होंने जगह पे केचुआ खाद बनाने का काम किया। अब इतने बड़े पैमाने पे केचुए पैदा हुए, उन्होंने 10 टन को उत्तम खाद में परिवर्तित किया, तो जगह पे मुझे केचुआ खाद मिल गया। केचुआ खाद के लिए मुझे अब कोई खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन जो फसलों के उपयोग करने के जो तरीके मैंने जाने, उनसे जो केचुए निर्माण हुए, तो ये केचुओं ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब मैंने जाना कि जीव हमारे लिए कितना बड़ा कार्य करते हैं। एक एक जीव हमारे लिए प्रयास करता है। केमिकल की खेती में, जहर की खेती में हमने इन सब जीवों का नाश करके हमने एक
अपरिमित हानि हमारे एक खेती जगत को पहुंचाई है। तो ये जब जीव निर्माण हुए, एक स्क्वायर फुट में 6 केचुए, तो 1 एकड़ का 6, अगर कम से कम हम 6 भी अगर आकलन करते हैं तो 1 एकड़ का क्षेत्रफल होता है 43,560। 43,560 को अगर 6 से हम गुणा करते हैं तो उसकी संख्या हमें जो प्राप्त होती है 2.5 लाख के ऊपर केचुए प्राप्त होते हैं। यानी 2.5 लाख केचुए मैंने रासायनिक खाद और जहर बंद की तो मेरे खेती में ये पैदा हुए। मैंने पेड़ों का निर्माण किया, गोमाता का संजीवक बना के जमीन पे छोड़ने लगा, तो इतने बड़े पैमाने पे एक जीव ये पैदा हुआ, केचुआ। 2.5 लाख केचुए जब पैदा हुए तो उन्होंने वो पूरे वनस्पति को केचुआ खाद में तो परिवर्तित किया ही, लेकिन उसके आगे बढ़ के इनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि मेरे जमीन का अंदर का पानी बढ़ाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हुई। एक केचुआ अपने लाइफ साइकिल में कम से कम 10 छिद्र करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 छिद्र करता है। हम 10 छिद्रों का ही विचार करें तो ये 2.5 लाख केचुओं ने मेरे भूमि में 25 लाख छेद एक बारिश में करना प्रारंभ किया। इन 25 लाख छेदों के माध्यम से अब जमीन में सीधा पानी जमीन के अंदर जाता है। यानी केचुओं ने मूल स्थान पर जल संधारण का काम, इतना बड़ा काम इन जीवों ने किया। यानी ऊपर से आने वाले बारिश का पानी सीधा जमीन के अंदर जा रहा है। इसका कितना आकलन होता है ये मैं पानी के स्वावलंबन में आपको बतलाऊंगा। तो ये पानी जमीन के अंदर डाला उन्होंने। अब पानी तो डाला, लेकिन साथ में जब छेद होने लगे तो इस पानी के साथ ऑक्सीजन जाने लगा। उन छेदों में ऑक्सीजन, यानी ये केमिकल की खेती में जमीन में छेद होने बंद हो गए तो जमीन को ऑक्सीजन सप्लाई पूर्णतया पूरे देश की जमीन में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम बंद हो गया है। वो एक ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम जमीन का आरंभ हुआ। अब पानी भी गया, ऑक्सीजन भी मिला जमीन को। यानी एक केचुओं ने कितना काम किया, केचुआ खाद जगह पे बना दिया। 10 टन से लेके 30 टन ये केचुआ खाद उन्होंने जगह पे बनाया बिना खर्च के। अब ये तो बनाया ही, पानी कितना 25 लाख छेदों में से पानी जमीन के अंदर ले जाने की प्रक्रिया आरंभ की, ऑक्सीजन। इसके आगे का काम इन्होंने कीट नियंत्रण का किया। 2.5 लाख केचुए, एक केचुआ जिसके बॉडी में एक चिकट तरल पदार्थ होता है उसे हम वर्मी वॉश कहते हैं, जो हम बाहर कलेक्ट करते हैं। तो अब मुझे बाहर कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। जब ये 2.5 लाख केचुए मेरे यहाँ 1 एकड़ में रेंगते हैं तो नेचुरली पूरे खेत में वर्मी वॉश फैल रहा है। ये वर्मी वॉश हमारे यहाँ के फफूंदी रोगों को नियंत्रण में करने का काम करता है। यही फफूंदी नाशक जो वर्मी वॉश है जमीन के अंदर जाने वाले पानी के अंदर की फफूंदियों को भी रोकने का काम ये करता है। यानी वो पानी जो जमीन के अंदर जा रहा है वो पवित्र होके जा रहा है। अब इस तरह से ये केचुओं ने कीट नियंत्रण का भी काम किया। यानी एक जीव ने मेरे लिए कितना काम किया महत्वपूर्ण। अब नेचर ने, अगर हम इसका मूल्यांकन करते हैं पैसों के स्वरूप में, रुपयों के स्वरूप में, तो 2,500 केचुओं का वजन 1 किलो होता है। मेरे खेती में 2.5 लाख केचुए 1 एकड़ में कार्यरत है। उस हिसाब से 2,500 में 1 किलो के हिसाब से 100 किलो केचुए 1 एकड़ में मेरे यहाँ कार्यरत है। अगर 1 किलो केचुए की कीमत हम 400 रुपए का भी आकलन करते हैं तो नेचर ने, मैंने सृष्टि को संभाला, नेचर को संभाला, मिट्टी को संभाला, तो उसके एवज में मुझे नेचर ने 40,000 की ये फैक्ट्री लगा के दी केचुआ खाद की। इसमें मुझे क्या करना पड़ा? इसमें मुझे कुछ नहीं, वृक्षों को बच्चों जैसा पालना पड़ा, गाय के संजीवक का उपयोग करने का तरीका सीखना पड़ा, नेचुरल रिसोर्सेस जो है उन नेचुरल रिसोर्सों का उपयोग करने का तरीका सीखना पड़ा। तो उनके सीखने से ही अब मुझे कोई बाहर से लाना नहीं पड़ता। ये कोई खर्चिक प्रणाली नहीं है, पेड़ अपने आप बढ़ रहे हैं, केचुओं के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है, नेचुरली निर्माण होते हैं। तो इस तरह से एक केचुओं ने इतना बड़ा काम किया, नेचर ने मुझे 40,000 की फैक्ट्री लगा के दी। अब ये तो हुआ एक केचुए की बात।
ऐसी तरह केचुए की तरह से हर जीव मेरे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो शत्रु कीट हो चाहे मित्र कीट हो। शत्रु कीट भी उतनी महत्वपूर्ण है, उतनी महत्वपूर्ण मित्र कीट है, क्योंकि जीव जीव से जीवनम ये जो प्रक्रिया है, जब इल्लियाँ आती है तो इल्लियों का भी मैं स्वागत करता हूँ कि क्यों मेरे यहाँ के पक्षियों का भोजन है, वो मेरे यहाँ के मित्र कीटों का भोजन है। उनके पेट भरेंगे तो उनकी विष्टाओं से, उनकी डेड बॉडी से बहुत बड़े पैमाने पे मेरे यहाँ खाद की निर्माणी होगी और कीट नियंत्रण का काम भी होगा। उनके जीवित अवस्था में कीट नियंत्रण होगा, मृतावस्था में उनके बॉडी से खाद मिलेगा। एक दो जीवों का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, ऐसे असंख्य जीवों के उदाहरण है कि हर जीव मेरे लिए काम कर रहा है। अब चींटियाँ कितना छोटा सा जीव है, लेकिन नेचर ने मेरे लिए पैदा किया है, मेरे लिए यानी मेरे कृषि के लिए पैदा किया है, मेरे किसानों के लिए पैदा किया है। तो इस जीव ने, मैंने जब जाना, मैंने जब जहर मारना बंद किया तो इनकी संख्या बढ़ने लगी तेजी से खेती में। बढ़ते बढ़ते करोड़ों की तादाद में उनका नेटवर्क एक एकड़ में काम करने लगा। अब करोड़ों की तादाद में जब चींटियां हो गई तो इनके भी काम बहुत महत्वपूर्ण मेरे खेती में साबित हुए। इन्होंने मेरे खेती में छेद पैदा करने चालू किए, वही जो केचुओं ने किया, इन चींटियों ने भी छेद किया, उसमें से पानी गया, उसमें से ऑक्सीजन गया। अब वो तो गया ही, लेकिन इन चींटियों ने फिर इल्लियों के अंडे खाने का काम किया। पतंग ने अगर अंडा डाला तो वो अंडे खाने का काम ये चींटियां करने लगी। इस तरह से कीट नियंत्रण का काम इस छोटे से जीव ने मेरे खेती में आरंभ किया। अब कीट नियंत्रण तो किया, करोड़ों के तादाद में इनकी उत्पत्ति और मृत्यु, इनका जो चक्र है, तो इनकी डेड बॉडी से मुझे कई प्रकार के अन्न द्रव्य खेती के लिए मिलने लगे। इस तरह से कई न्यूट्रिएंट्स इनके डेड बॉडी से निर्माण हुए। इस तरह से कि उतना ही महत्वपूर्ण केचुआ है, उतना ही महत्वपूर्ण मकड़ी है, उतना ही महत्वपूर्ण मेंढक है। अब ये जब इतने बड़े पैमाने पे इनका जब निर्माण हुआ, ये ज़मीनों में जब मिलने लगे, तो नेचर का एक ये रिसोर्स है कि नेचर इनके ही द्वारा कीट नियंत्रण करवाता है और इन्हीं के द्वारा खाद की व्यवस्था करवाता है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे इन जीवों के माध्यम से मुझे खाद मिलने लगा। जब इतना बड़े पैमाने पे खाद और कीट नियंत्रण का काम जब मेरे खेती में चालू हुआ, तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करूंगा खेती में, कोई भी खाद बाहर से नहीं लाऊंगा। उसके बावजूद मेरा उत्पाद प्रतिवर्ष लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके साथ सर्वांगीण विकास भी साध्य हो रहा है, यानी इसमें उत्पादकता भी बढ़ रही है। उत्पादकता बढ़ रही है तो रोजगार निर्माण हो रहा है, श्रम की आवश्यकता ज़्यादा महसूस हो रही है, यानी खेती में रोजगार निर्माण हुआ। शहरों में जाने वाले लोग आज फिर से जो मेरे यहाँ आके खेती में काम करने लगे, वो कभी अब शहरों की ओर नहीं जाना चाहते। इस तरह से मैंने ग्रामीण जीवन को फिर से पुनर्स्थापित किया, उसके साथ ही सर्वांगीण विकास साध्य किया। यानी मेरे देश की आबादी लगातार बढ़ते जा रही है। 2030 में हम 150 करोड़ तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन हमारी मृत मिट्टी ये क्या हमारा पेट भर सकेगी? कतई नहीं भर सकेगी। इस मृत मिट्टी में पानी नहीं जाता, पानी नहीं मिला तो आने वाले कल में हमारे लिए पानी के भीषण संकट होंगे। इन सारे संकटों को मैंने मात करके सर्वांगीण विकास साध्य किया। मैंने इस खेत की मिट्टी बनाई जो सजीव मिट्टी कहलाती है, यानी जिस जमीन में जीव हो वो सजीव, जिस जमीन में जीव न हो वो निर्जीव मिट्टी। तो निर्जीव मिट्टी हमारे 150 करोड़ लोगों के पेट नहीं भर पाएगी, ये सजीव मिट्टी ही हमारे 150 करोड़ लोगों के पेट भरेगी। इस तरह से सजीव मिट्टी मैंने निर्माण की, मैंने देश के लिए पानी निर्माण किया, मैंने देश के लिए पर्यावरण निर्माण किया। इस तरह से मैंने किया, या नहीं हम सब किसानों ने अगर इस तरह की भूमिका निभाई तो हम खुद तो खुशहाल होंगे ही, लेकिन इस राष्ट्र के लिए एक शक्तिशाली कदम होगा हमारा इस तरह की खेती प्रणाली। हम राष्ट्र को भी उसी के साथ शक्तिशाली बनाएंगे। वो मिट्टी, पानी, पर्यावरण हर दिशा में वो शक्तिशाली होगा। दूसरी शक्तियों के साथ हम इस शक्ति का भी विकास हमें इस ढंग से करना होगा। इस ढंग से विकास करने के लिए मेरे लिए दूसरा स्वावलंबन महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्यों? कि इन विकासों को और शक्तिशाली बनाने के लिए पानी की भूमिकाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैंने बारिश का पानी, खेत का पानी खेत में 100% रोक के मैंने एक पानी का स्वावलंबन निर्माण किया। अब पानी का स्वावलंबन जो था उसने मेरे खेती की उत्पादकता तो बढ़ाई, लेकिन मैंने
जो भूगर्भ का पानी खतरे के निशान तक पहुंचा दिया है, उस जल स्तर को खतरे के निशान से निकालकर एक जो नेचर का एक स्थिर होना चाहिए, स्थिरीकरण होना चाहिए जल स्तर का, वहां तक लाके पहुंचाने का भी काम किया। इस तरह से भूगर्भ की तापमान की समस्याएं भी मैंने पानी के स्वावलंबन में निकाली। जमीन का ऊपरी औद्योगिक प्रदूषण के तापमान को रोकने की दिशा में वृक्षों का सहारा लेकर किया, यानी वृक्षों से मैंने ऊपरी तापमान को रोका, पानी से जमीन के अंदरूनी के तापमान को रोका। जैसे जैसे हमारे जमीन का अंदर का पानी नीचे जा रहा है, जमीन के अंदरूनी तापमान में ये बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह से जमीन का अंदर का तापमान भी हमारे लिए खतरे का संकेत है, ऊपरी तापमान भी। तो ये दोनों तापमान मैंने एक जमीन के स्वावलंबन से रोका, दूसरा पानी के स्वावलंबन से रोका। तो बारिश में मैंने ये स्वावलंबन की भूमिका मैं कैसे कहता हूँ कि मैं पानी के मामले में स्वावलंबन हूँ, पानी के मामले में स्वावलंबी हूँ। तो ये स्वावलंबन जांचने के लिए किसी भी चीज का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये मुझे सतत इसका एक अंदेशा रहता है कि मैंने इसका वैज्ञानिक पहलू ढूंढना चाहिए कि ये सही है क्या। ये जांचने के लिए फिर मैंने 2003-2004 इस वर्ष में एक डेटा बनाया कि जांचे तो सही, हम जमीन से पानी खींच तो रहे हैं बहुत तादाद में, अगर ऊपर से गिरने वाले पानी की तादाद से हम ज़्यादा अगर ज़मीन के अंदर से खींचते हैं तो हम स्वावलंबी नहीं, अभी भी हम ज़मीन का अंदर का पानी का शोषण कर रहे हैं। तो ये जांचने के लिए 2003-2004 इस वर्ष में एक जो डेटा बनाया वो इस प्रकार है। बारिश में वो डेटा मैंने 12 हेक्टेयर का बनाया। बारिश में 1 सेंटीमीटर पानी जब ऊपर से गिरता है बारिश में, बारिश का पानी, तो उसका आकलन होता है मौजमाप 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर बारिश गिरा तो उसका आकलन हुआ 1 लाख लीटर। मैंने जिस वर्ष डेटा बनाया उस वर्ष 100 सेंटीमीटर बारिश मेरे खेत में हुई थी। वैसे भी हमारे यहाँ की एवरेज बारिश होती है 90 से 100 सेंटीमीटर। प्राय 4 वर्षों से 5 वर्षों से लगातार 100 सेंटीमीटर के ऊपर ही बारिश हो रही है, लेकिन उस वर्ष 100 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो 100 सेंटीमीटर के मायने 100 लाख लीटर पानी मेरे खेत में 1 हेक्टेयर में एक बारिश में गिरा। अब 100 सेंटीमीटर बारिश पानी जो था उसका आकलन हुआ 100 लाख लीटर, यानी 1 करोड़ लीटर पानी मेरे यहाँ 1 हेक्टेयर जमीन पे गिरा। 12 हेक्टेयर का डेटा बनाया मैंने। 12 हेक्टेयर में 12 करोड़ लीटर पानी जमीन के ऊपर गिरा। नेचर का भाग है कि उसमें से जो जमीन पे गिरता है उसमें 20% पानी बाष्पीभवन हो जाता है। तो 20% पानी बाष्पीभवन को मैंने 30% आकलन किया, क्योंकि मेरा स्वावलंबन सही रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसे बाष्पीभवन में 30% मापा। 30% मैंने 12 करोड़ में से निकाल दिया तो उसका फिगर था 8 करोड़ 40 लाख लीटर पानी। ये पानी मैंने 100% खेत का पानी खेत में रोका। तो ये रोकने के लिए मैंने जो सहायता ली जीवों के माध्यम से, मैंने 1 हेक्टेयर में 50,000 लीटर पानी 1 सेंटीमीटर बारिश होती है जब जीव जमीन के अंदर डालते हैं, इसका अभ्यास किया मैंने। तो 50,000 लीटर पानी जीवों ने मूल स्थान पर ही जमीन के अंदर डाल दिया। फिर बाद में जो 50% पानी था उसमें का 20-30% बाष्पीभवन में निकला, लेकिन 20% पानी, वो पानी मैंने कंटूर प्रणाली खेती में विकसित की, यानी फसलों की बुआई समान लाइन में करके, जो जीरो लेवल बोलते हैं उस जीरो लेवल पे फसलों की बुआई प्रारंभ की। तो वो कंटूर प्रणाली से मैंने 20% पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन कभी कभी बहुत तेज बारिश होती है, जब वो कंटूर प्रणाली में से भी पानी बह के जाता है तो उस पानी को मैंने 1 हेक्टेयर के पीछे ही एक गड्ढा खोद दिया। वो गड्ढे की साइज रखी 20 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा। इस तरह से वो गड्ढा मैंने खोदा, उस गड्ढे में जाके 100% पानी वो रुक गया। पहले जीवों ने रोका, फिर कंटूर प्रणाली से मैंने पानी में रुकावट पैदा की, वहां से भी बहा, तो मैंने 1 हेक्टेयर के पीछे एक गड्ढे का निर्माण किया और उस गड्ढे में जाके वो पानी 100% रुक जाता है। कितनी भी तेज बारिश हो तो मेरे खेती में से 1 लीटर भी पानी बाहर बह के नहीं जाता। अब बाहर बह के नहीं गया तो ये पानी गया कहाँ, सब अंडरग्राउंड वाटर टेबल में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से 8 करोड़ 40 लाख लीटर पानी मैंने भूमि के अंदर डाल दिया। यहाँ तक तो ठीक है, मैंने इतना पानी डाल दिया। अगर इससे ज़्यादा मैं उपयोग करता हूँ तो मेरा स्वावलंबन नहीं है,
मैं अभी भी भूगर्भ का शोषण करता हूं, क्योंकि मेरी खेती पूरी 12 महीने सिंचाई में रहती है। तो वो भूगर्भ का पानी कितना निकालते हैं, इसका जानने के लिए इसका भी एक डेटा बनाया। मेरे यहाँ 5 हॉर्स पावर के 2 इलेक्ट्रिक पंप काम करते हैं। एक पंप 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, इसको मैंने पहले जाना। तो 1 घंटे में मेरे यहाँ का 5 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक पंप 36,000 लीटर पानी जमीन के अंदर से निकालता है। अब एक पंप ने 1 घंटे में 36,000 लीटर पानी निकाला, तो कंटिन्यूटी में पूरे वर्ष ये कितने घंटे चलता है, इसका मैंने अभ्यास किया। इसका जब अभ्यास किया तो मैंने पाया ये 800 घंटे कंटिन्यूटी में काम करता है। ये 800 घंटे ऐसे हुए कि बारिश के दिनों में सिंचाई होती नहीं, रात में सिंचाई होती नहीं, छुट्टियों के दिनों में सिंचाई होती नहीं, सन त्योहारों के दिनों में सिंचाई होती नहीं। तो इसका पूरा समय वर्ष भर में कंटिन्यूटी में चलने का समय 800 घंटे। 36,000 को 800 से गुना किया तो मैंने पाया वो फिगर 2 करोड़ 88 लाख लीटर। 2 करोड़ 88 लाख लीटर पानी एक पंप ने जमीन से निकाला। 2 पंप कार्यरत है, दोनों को एकत्रित किया तो उसकी जो संख्या थी वो 5 करोड़ 76 लाख लीटर भरी। मुझे समाधान हुआ कि मैं पानी के मामले में स्वावलंबी हूं। अब ये पानी के मामले में स्वावलंबन का बात ऐसी हुई कि एक तरफ मैं जमीन के अंदर 8 करोड़ 40 लाख लीटर पानी भूगर्भ में डाल रहा हूं, फिर भूगर्भ से जो पानी निकाल रहा हूं वो पानी 5 करोड़ 76 लाख लीटर है। इस तरह से जमीन के अंदर से 5 करोड़ 76 लाख लीटर पानी मैंने निकाला। 8 करोड़ 40 लाख लीटर में से 5 करोड़ 76 लाख लीटर पानी निकालने के बाद बचा हुआ पानी 2 करोड़ 64 लाख लीटर पानी, ये मैं प्रति वर्ष भूगर्भ की अंदर की पानी की लेवल ऊंचा लाने का काम कर रहा हूं। इस तरह से मैं अंडरग्राउंड वाटर टेबल को मैंने ऊंचा लाने का भी काम किया। यानी मेरे खेती की सारी इरिगेशन व्यवस्थाओं को संभाल के भी जमीन के अंदरूनी तापमान को मैंने स्थिर करने का एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें भी साध्य किया। इस तरह से मैं कहता हूं, कल हम पानी के सहायता से इस देश को शक्तिशाली बनाना है तो हमें नेचुरल फार्मिंग का और पानी के उपयोग का ये तरीका निर्माण करेंगे हम, तो पूरे जगत में हम शक्तिशाली राष्ट्र होंगे पानी के मामले में। इस तरह से मैंने पानी का निर्माण किया। जब पानी का निर्माण किया तो मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि केमिकल खेती हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं। इसका भी हमने एक डेटा बनाया कि 1960 में हमारे पास सिंचाई परियोजनाएं कितनी थी, हमारे पास विद्युत का उत्पाद कितना था। साथ ही 1960 से हमने रासायनिक और जहर की खेती का प्रारंभ किया। धीमे धीमे सभी का विकास होते रहा, सिंचाई की परियोजनाओं का विकास होते रहा, बिजली का निर्माण बढ़ते गया, साथ ही रासायनिक खाद और जहर इनका उपयोग भी बढ़ते गया। अब इनका उपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है। पानी आज हमारे पास वही है, कुछ पानी हम शहरी लोगों की आवश्यकताओं के लिए जरूर हम उसका उपयोग करने लगे, लेकिन नई सिंचाई योजनाएं भी हम तैयार करने लगे। तो पानी वही है, बिजली वही है, बिजली भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी हम थोड़ी कटौती महसूस करते हैं तो थोड़ी कम हुई, लेकिन उसका उत्पाद पे उतना असर नहीं होगा। रासायनिक खाद भी वही है और जहर भी वही है, लेकिन हम इसका आखिरी बिंदु 212 दशलक्ष टन यहाँ तक ही पहुँचे। इसके बाद में इसमें निरंतर घट आकर हमारा आज राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो 187 दशलक्ष टन तक हम इसके इस स्तर तक हम आ पहुँचे हैं। यानी अब हम ऊंचाई की टोक से जाके हमारा उत्पाद नीचे आ रहा है। बिजली वही है, पानी वही है, रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा हो रहा है लेकिन उत्पाद घट रहा है। यानी यही संकेत दे रहा है कि हम इन रासायनिक खाद से हमारे देश का अब उत्पाद बढ़ा नहीं सकते। इससे हमारे उत्पाद में निरंतर गिरावट आएगी, इसीलिए इसे तुरंत रोकना हमारे देश के लिए लाभदायी होगा। अब मैंने जो अभ्यास किया उस अभ्यास के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, मैंने 1975 से जो खेती की प्रारंभ, 1983 में मैं बहुत एक उच्चांक पे था उत्पादों के, 1990 में बहुत नीचे आ गया उत्पाद मेरा। जब नीचे आया
तो 1983 की बिजली मेरे पास थी, 1983 का ही पानी मेरे पास था, लेकिन खाद 1983 से भी खाद और जहर का उपयोग ज्यादा होने लगा था 1990 में, फिर भी उत्पाद घट गया। लेकिन मैंने जब छोड़ दी इस चीज को, रासायनिक खाद की खेती छोड़ दी, तो मैंने अब जो नए डेटा में देखता हूं, तो जब मैं देखता हूं मैंने जब रासायनिक खेती छोड़ी तो मेरे पूरे खेती का उत्पाद 50 टन इस स्तर पे आके रुक गया था। 50 टन का उत्पाद 1994 में मेरे खेती का रुका। 1994 के बाद धीमे धीमे मेरे खेती का उत्पाद बढ़ने लगा। 94 के बाद वही बिजली है, वही पानी है, लेकिन अब उत्पाद धीमे धीमे बढ़ रहा है। 50 से 75 टन हुआ, 75 से 150 टन हुआ, 150 से 300 हुआ, और ये स्थिति आ गई कि आज मेरे खेती का उत्पाद 400 टन के भी लक्ष्य को पार कर गया है 12 हेक्टेयर में। अब 12 हेक्टेयर में 400 टन इस उत्पाद को मैंने पा लिया। उस आधार पर मैं कहता हूं कि केमिकल फार्मिंग में भी एक समय मेरा उत्पाद का उच्चांक 400 टन ही था, लेकिन मैं उसमें नीचे आ गया 50 टन के स्तर पे। 400 टन से 50 पे आया, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में अब मैं 50 टन से धीमे धीमे बढ़कर फिर से 400 टन के लक्ष्य को पा लिया है। जब 400 टन के ऊपर मैंने लक्ष्य को पा लिया है, इस आधार पे मैं कहता हूं कि पानी से ही हमारी खेती का विकास संभव है, न कि रासायनिक खाद और जहर से। इस तरह से मैं पानी के महत्व को समझ पाया और यही सोचता हूं कि पानी से ही हमारे राष्ट्र को हम शक्तिशाली बना सकेंगे। तो इस पानी के स्वावलंबन में, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर किसान के पास पानी है, उसे स्वावलंबन की दिशा में इस तरह की खेती के प्रयास करने होंगे। इस तरह की खेती के जब वो प्रयास करेगा तो पानी कल उसके लिए भयानक संकट होगा, वो आज का पानी इस तरह की पद्धतियां उसके लिए वरदान साबित होगी। यानी कल पानी अगर आपके भूगर्भ में नहीं है, आपके सिंचाई परियोजनाओं में नहीं है, तो आपको पानी मोल लेना होगा। वो इतना खर्चीला और इतना महंगा होगा कि आप उस पानी को खरीद नहीं पाओगे, यानी उस दशा में आप किसान नहीं रहोगे। तो फिर आपके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही अनाज देगी आपको, वो अनाज आप खरीद नहीं पाओगे, यानी फिर एक बार फिर से भूखमरी की स्थितियां हम इस देश में ला देंगे। इसके पहले हमें जागरूक होना होगा। हम हर किसान के पास निसर्ग ने बहुत प्रचुर मात्रा में पानी दिया है, उसका नियोजन, उसकी प्रणालियां, खेती करने के तरीके, ये हमें बदलने होंगे। आज हम नेचर के सहारे ही प्रगति कर सकते हैं, नेचर के सहारे ही हम पानी के लक्ष्य को पा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में मैं कहता हूं मैंने 70 लाख लीटर पानी एक वर्ष में जमा किया। आप पूरे समूचे देश का विकास करो तो भूगर्भ का इतना बड़ा तालाब हम पैदा कर चुके होंगे। इस प्रणाली से अगर हमने सिंचाई प्रणाली, अपने खेती की प्रणाली निर्माण की, तो सारे संसार में भारत के जितना पानी नहीं होगा उतना पानी हर गांव में, हर देहात में होगा हमारे पास। इस तरह से भूगर्भ के तालाब निर्माण करने की जरूरत है। जब मैंने इस पानी को रोक लिया तो मेरी सिंचाई की परियोजनाएं भी सुरक्षित हो गई, क्योंकि खेत की मिट्टी अब मेरी खेत में रुकने लगी। खेत की मिट्टी नहीं जा रही है तो ये मिट्टी परियोजनाओं में नहीं जाएगी। इस तरह से उन परियोजनाओं के पानी से हम बिजली का निर्माण करेंगे। जब भूगर्भ का पानी का लेवल एक सीमा के बाद अपनी सीमा से ज्यादा हो जाएगा तो नालों से नदियों में बहेगा। 12 महीने हमारी हर राज्य की नदियां बहती नजर आएगी। उन बहती हुई नदियों के पानी से हम बिजलियों का निर्माण करेंगे। इस तरह से हमें सर्वांगीण विकास इस नेचुरल फार्मिंग के तहत हम करेंगे, तो ही हमारे राष्ट्र का किसान सुखी होगा, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होगा। ये स्वावलंबन मैंने पानी का जब प्राप्त कर लिया तो मुझमें और अधिक शक्ति आ गई, क्योंकि मेरा खेत में पानी 1990 का जो जल स्तर था वो मई महीने में 15 मिनट मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कार्यरत रहता था। 15 मिनट में पानी टूट जाता था कुएं का। वो ही पानी अब मई महीने में 4 घंटे लगातार काम करता है। 4 घंटे तक मशीन लगातार चलती है। इस तरह से 15 मिनट का पानी मैंने जो प्रयास किए, उस प्रयास के तहत वो 4 घंटे चलने लगी।
अब अगर मैं अकेला करता तो भी 4 घंटे नहीं, मैंने आजू बाजू के किसानों को भी इस दिशा में कार्य करने लगाया। इस ढंग से उन किसानों का पानी और मेरे खेत का पानी, ये भूगर्भ का जल स्तर ऊंचा लाकर आज हमें पानी के विषय में स्वावलंबी बनाया और हमें शक्ति प्रदान की, एक आर्थिक दृष्टिकोण से, एक सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से। इसके बाद मैंने तीसरा स्वावलंबन प्राप्त किया बीजों का। बीज अनादिकाल से हमारे मूलभूत अधिकार रहे हैं। हमारे अधिकार को छीनना ये क्रूर कर्म होगा, इसीलिए बीजों का हमारा मूलभूत अधिकार जब कायम होगा जब हम बीजों के स्वावलंबन को समझेंगे। जो भी प्रकृति ने अच्छे बीजों का निर्माण किया है, जो बीज हम स्वयं हमारे उपयोग में ला सकते हैं, धीमे धीमे उन बीजों का संग्रह करना होगा। इस तरह से मैंने धीमे धीमे कई बीजों के संग्रह किए। तो अब जितने बीजों का संग्रह किया है उतने ही बीजों की मैं खेती करता हूँ, बाहर से बाजार से लाकर खेती नहीं करता। इस तरह से मैंने बीजों का स्वावलंबन प्राप्त करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम जो उठाया, उससे अब मेरे खेती के सारे खर्च निकल गए। अब मुझे कोई खाद बाहर से नहीं लानी पड़ती, कोई कीट नियंत्रण बाहर से, कीट नियंत्रण के लिए कोई दवा बाहर से नहीं लाना पड़ता, कोई भी प्रकार के बीज बाहर से। यानी अब मुझे ना तो बैंक से कर्ज लेने की जरूरत है, ना ही मुझे किसी साहूकार से कर्ज लेने की जरूरत है। सारा मेरा स्वावलंबन का काम हो चुका है। इस तरह से बीजों के स्वावलंबन के तहत मैंने जब पदार्पण किया तो धीमे धीमे नेचर ने मुझे फसल चक्र का भी एक तरीका बताया। तो वहां मैंने नेचर को मैंने अपना गुरु माना कि मेरा गुरु अगर कोई है तो वो नेचर ही है, क्योंकि ये मुझे धीमे धीमे ज्ञान दे रहा है। तो ये 3 स्वावलंबन के बाद चौथा जो काम किया मैंने सफलता की सीढ़ियों में, वो काम था फसल चक्र। खेती में हम ऐसी फसलें लें कि उस फसल से हमारी जमीन की उर्वरकता कम तो ना हो अपितु बढ़े। इस तरह के फसल चक्र निर्माण किए। मैंने जमीन को माँ समझी। जब माँ समझी जमीन को, तो माँ मैं तुझे पहले दूंगा भोजन, फिर तू मुझे देगी। ये इस तथ्य को स्वीकार कर मैंने उस भूमि का सदैव ख्याल रखा और उस भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा मिले यानी उसका जो भोजन है, फसलों के अवशेष, उसमें निकलने वाली घास, उसे भोजन के रूप में फिर से देने लगा। तो उसके जो बच्चे हैं, जीव हैं, वो सारे जीवित रहने लगे। तो उसके लिए मैंने एक विशिष्ट फसल चक्र तैयार किए कि उस फसल चक्र के तहत जमीन को हम और अधिक उपजाऊ भी बनाते हैं, यानी फसल भी लेते हैं और जमीन को उपजाऊ भी बनाते हैं। तो